चले भाई देखिए आगे प्रशासन पढ़ना है, मराठा कालीन प्रशासन। चले देखिए आगे क्वेश्चन जहां से आपको दिखा होगा, आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से, मेंस में बात कर रहा हूं, बाकी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में यहाँ से मिल जाएगा, या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको मिलेगा। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन है प्रशासन, मतलब मैं दो फेस में बांटा था, इसको याद होगा तो आपको। एक बोला था राजतंत्रात्मक, राजा प्रशासन के केंद्र में रहता है, और ये अवधि है 1758 टू 1788, लगभग 30 साल मैं बोला था बिम्बा जी और चिमना जी ने मिलकर रतनपुर से शासन का संचालन किया था, ऐसा कुछ बताया गया है आपको। दूसरा बताया था आपको इनडायरेक्ट रूल हुआ फिर, और इसकी पृष्ठभूमि आपको पता चल गई है कि कैसे छत्तीसगढ़ में नागपुर के माध्यम से व्यवस्था का संचालन किया गया था। इसका टेन्योर आपको बताया था मैं, अवधि 1788 से लेकर 1854 तक। इसको 3 फेस में डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें से एक है जब छत्तीसगढ़ नागपुर का कहलाता है एक सूबा, ऐसा कुछ याद होगा तो। दूसरा आप पढ़े ये सूबा व्यवस्था खत्म होता है तो यही छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य के अधीन रेजिडेंट और अधीक्षक शासन के माध्यम से संचालित होता है। फिर जैसे अंग्रेज अधीक्षक का कार्यकाल खत्म होता है, नागपुर का राजा बनता है रघुजी तृतीय, और उसके तहत छत्तीसगढ़ का भूभाग नागपुर का एक जिला कहलाता है, ये आप पढ़े हैं। इसकी अवधि आपको बताई गई है, ये शासनकाल चलता है 1818 तक, ये 1818 से 30 तक है, और ये 1830 से। अब मेंस के लिए क्या पढ़ना है तो उस पर बात कर रहा हूं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो पहला राजा हुआ था उसका नाम है, इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन आप देख भी चुके होंगे, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये पढ़ना है मेंस के लिए। उनके प्रशासनिक कार्य पूछे गए तो वो पढ़ना है आपको बिम्बा जी। एक सूबा व्यवस्था में दो चीज पढ़ना है, एक तो खुद सूबा व्यवस्था को ही पढ़ना है, क्या है सूबा व्यवस्था, और इसी सूबा व्यवस्था के दौरान प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ जिसको नाम दिया गया। तो दूसरा पढ़ना है सूबा व्यवस्था में परगना। फिर अधीक्षक शासन में जिसके बारे में पढ़ना है वो है एगेन्यू, बताया गया दूसरा ब्रिटिश अधीक्षक 1818 से 25 तक जो अधीक्षक के रूप में सेवा देता है। क्वेश्चन आया हुआ है एगेन्यू के शासन को लिखिए, आया नहीं है अब तक लेकिन पढ़ना है। एक व्यवस्था वो है ताहूतदारी, ताहूतदारी व्यवस्था, ये पढ़ना है। मेंस के लिए जो डिस्कस करना है ये पॉइंट है, बिम्बा जी के बारे में जानना है आपको, सूबा शासन के बारे में जानना है, परगना शासन के बारे में जानना है, और अधीक्षक में एगेन्यू। और उसके समय अधीक्षक शासन जब चल रहा था तो सैंडिस नाम का अधीक्षक हुआ था, उनके दौरान एक व्यवस्था आई थी जिसको बोले ताहूतदारी। पहले इसी पर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आते हैं अपन आर्थिक, सामाजिक और स्थापत्य पर। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मराठा के प्रशासनिक व्यवस्था, और उसमें नाम है वो है बिम्बा जी का, बिम्बाजी राव भोसला। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब चीज बता चुका हूं आपको, अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए तो फिर आपको कैसे इसको हैंडल करना है। तो इनका शासन काल आप जानते हैं 1758 से 1787, ये इनका शासन काल रहा है, ये आपको पता है। इनका कार्य को बांटना है दो भाग में, एक प्रशासनिक कार्य है, फिर राजस्व से संबंधित कार्य आपको बताया गया है, फिर न्यायपालिका से या न्यायिक कार्य के रूप में आप डिस्कस करे हैं, और एक जो है वो है स्थापत्य के क्षेत्र में इनका योगदान। अगर प्रशासनिक कार्य बोले तो आप ये तीनों को मेंशन कर सकते हैं, इनके प्रशासन के दौरान कौन कौन सी व्यवस्था चली थी। अब बाकी अगर आपको बोले कि बिम्बा जी की उपलब्धि लिखे तो सब चीज को लिख सकते हैं आप, कि बिम्बा जी ने क्या क्या किया जब छत्तीसगढ़ का वो रूरल था तब, शासक था तब। ठीक, तो पहले प्रशासनिक के रूप में देखें तो आपको पता चल गया है। प्रशासनिक में पहला पॉइंट है, इन्होंने गढ़ व्यवस्था का एकीकरण करके, आप बोल सकते हैं रतनपुर एवं रायपुर राज्य का एकीकरण करके अपने अधिकार क्षेत्र को खालसा भूमि का दर्जा दिया, या गढ़ व्यवस्था को समाप्त करके अधिकार क्षेत्र को खालसा भूमि के रूप में स्थापित किया, जैसा भी लिखना चाहे आपका टर्मिनोलॉजी है।
चाहे वो आप सीधा गढ़ व्यवस्था का समाप्त करके लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। और इस खालसा भूमि का प्रशासन केंद्र बनाया या राजधानी बनाया रतनपुर को। रतनपुर को क्या किया, राजधानी बनाया। पहला पॉइंट तो यही है। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताया गया है कि इन्होंने राजस्व व्यवस्था को संचालित किया, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को यथावत बना के रखा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जमींदारी में। हस्तक्षेप से आता है मेरा ये है कि उसको खत्म नहीं किया। जमींदारी व्यवस्था जो कलचुरी काल में आ गई थी अस्तित्व में, उसको ये क्या किया, आगे बढ़ाया। मतलब जमींदारी व्यवस्था का यह समर्थक था, ऐसा लिख सकते हैं आप। इन्होंने अपने शासन काल में जमींदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया तथा इन्होंने नई हटाने का मेन पर्पस ये था कि वो नियंत्रण ला रहा था एकीकृत रूप में। अब दो टाइप का प्रशासन होता है, आप पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ेंगे, एक होता है सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। याद होगा तो आपको, जब कलचुरी शासन कर रहा था तो कलचुरी कालीन केवल गढ़ बस नहीं था, गढ़ के नीचे क्या था, बरहो, और बरहो के नीचे क्या था, गांव। ये था जब कलचुरी राज कर रहा था, मतलब गढ़ बस नहीं था। यहां पर आपको दिखेगा कलचुरी काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ये था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जब कलचुरी राज कर रहे थे तो ये था। लेकिन जब मराठा आया तो क्या किया, सबको खत्म किया। गांव को खत्म कर नहीं सकता है, गांव गांव रहेगा ही, ऐसे नहीं सोच लेना सबको खत्म किया तो गांव चलो खत्म हो गया, ऐसे नहीं। मतलब बरहो व्यवस्था खत्म हो गई, गढ़ व्यवस्था खत्म हो गई, और पूरे अधिकार क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए ये कलचुरी काल का अधिकार क्षेत्र गढ़ है। अब ये गढ़ बटा हुआ था किसमें, बरहो में, ये बरहो में बटा हुआ था। अब इसके अंदर आते थे क्या, कुछ गांव। जब आया बिंबा जी तो क्या किया, इस व्यवस्था को मूव किया और पूरा क्षेत्र को अब बोल दिया खालसा, न गढ़ न बरहो, गांव तो हो गई, गांव से मिलकर ही खालसा बना है, और इस पर अपने नियंत्रण का क्षेत्र स्थापित किया। अंतर ये है बस। अब इसको आप बोल सकते हैं ये है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और ये है प्रशासनिक केंद्रीकरण। मतलब सत्ता वो खुद के पास रखा, सत्ता का हस्तांतरण, उसको आप पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्यायोजन बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर। पावर वो नीचे नहीं दिया, पावर को खुद कंज्यूम करके रखा है, समझ गए। तो दोनों में अंतर ये है, जब कलचुरी थे तो गढ़ व्यवस्था थी, मतलब प्रशासनिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन जब आया बिंबा जी ने तो प्रशासनिक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण खालसा भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उसका प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसको, रतनपुर को। ये लिख सकते हैं आप। अब ये नहीं बोल रहा हूं ना, ऐसा नहीं समझ लेना है कि इसके अंदर जमींदारी नहीं है, जमींदारी का रूल अलग चल रहा है, जमींदारी अलग ही है। मैं जमींदारी पर चर्चा कर ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कलचुरियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र गढ़ था और उसी प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र को बोला जा रहा है खालसा। अभी जमींदारी का मुद्दा उठा नहीं, वो अलग ही है, वो इस समय भी अलग था, इस समय भी अलग रहा। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को यथावत बना के रखा तथा अपने शासन काल के दौरान नई जमींदारियों का इन्होंने सृजन किया। नाम जानते हैं आप, खुज्जी, राजनांदगांव, छुई खदान, ऐसे जमींदारी इन्होंने निर्मित किया था। मतलब रेवेन्यू व्यवस्था को इन्होंने यथावत रखा। फिर राजस्व से संबंधित क्या याद रखना है, तो राजस्व व्यवस्था, इन्होंने जमींदारी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, मतलब अपने कंट्रोल में रखा उसको। इसका उदाहरण दे सकते हैं आप धमधा के गोंड जमींदारी, जो कि रेवाराम का विद्रोह होता है, जब इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ वो दंडात्मक कार्यवाही करता है, ये आप जान ही रहे होंगे। तो जमींदारी व्यवस्था को ये यथावत बनाया नहीं, आगे बढ़ाया बस नहीं, उस पर इन्होंने नियंत्रण भी स्थापित किया। तो राजस्व व्यवस्था के रूप में जमींदारी क्षेत्रों पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। जो जमींदारी इनके खिलाफ आवाज उठाती थी उसके खिलाफ ये दंडात्मक कार्यवाही करते थे, पहला। दूसरा, समय के साथ साथ जमींदारी क्षेत्रों पर टैक्स टकोली भी बढ़ाया गया। पढ़ेंगे आप कोरबा, जब जमींदारी पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसको कोरबा जमींदारी से आता था। और जमींदारी लास्ट में कंक्लूड करूंगा, जमींदारी और रियासत और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। कल भी बोला था मैं पॉलिटिकल एजेंट, ऐसा कुछ याद होगा तो पद नाम। हाँ, तो जब मैं कोरबा जमींदारी बताऊंगा तो बताऊंगा कि मराठा काल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस जमींदारी से प्राप्त होता था, तो कोरबा। मतलब समय के साथ बढ़ते गया, ये हर जमींदारी पर इन्होंने टकोली को क्या किया, बढ़ाते गया। तो नियंत्रण बोल रहा हूं, इसीलिए राजस्व व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने क्या किया, जमींदारी क्षेत्रों पर
नियंत्रण स्थापित किया, समय अनुसार जमींदारी क्षेत्रों से टकोली की मात्रा बढ़ाई गई और जो जमींदारी इनके विरुद्ध आवाज उठाती थी उनके खिलाफ ये दंडात्मक कार्यवाही करता था। उसमें से नाम आप सुन चुके हैं, धमधा के गोंड जमींदारी का जिक्र होता है, वो जानना है रेवेन्यू। न्यायिक व्यवस्था, इन्होंने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियमित न्यायालय की स्थापना की। कहा? रतनपुर में, वो बता सकते हैं आप। स्थापत्य में बताया हूं मैं, राम पंचायत मंदिर रतनपुर में बनवाया, रामचंद्र मंदिर रायपुर में बनवाया, और जो दूधाधारी मठ बना हुआ है उसके बाहरी दीवार, जो दीवार बड़ा बड़ा दिखता है बाहर में जो है, उसका निर्माण इनके शासन काल के दौरान हुआ है, तो वो उनके स्थापत्य में योगदान है। अब जब ये आया था तो ये तो नागपुर का निवासी है, नागपुर का था ना। अब नागपुर का था तो आया होगा तो अकेला तो सब काम नहीं कर लिया होगा, इनको सहयोगियों की जरूरत पड़ी होगी। अब वो आदमी अचानक भयानक एक जियोग्राफिकल, एक कल्चरल एरिया से दूसरे कल्चरल एरिया में मूव कर रहा है, तो विश्वास पात्र व्यक्ति लेके आएगा, या यहाँ विश्वास पात्र बनाना पड़ेगा तो इसको समय लगेगा। तो जब ये नागपुर से आया कहाँ, छत्तीसगढ़, तो अपने साथ कुछ अनुभवी व्यक्तियों का एक टीम लेके आया था कि कैसे चलाना है शासन को, उसी टीम की बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं बिम्बा जी के सहयोगी, जिन्होंने इनके शासन में क्या किया, योगदान दिया, सहयोगी है। तो कौन कौन सहयोगी, एक तो नाम ले रहा हूं किस नाम से था, और उनका फिर कार्य की बात कर रहा हूं, या विभाग बोल सकते हैं आप, कौन सा डिपार्टमेंट वो देख रहा था, या कार्य बोल सकते हैं आप, क्या कार्य करता था। ये राजा तो था, राजा बिना मंत्री अमात्य या किसी सलाहकार के काम कर सकता है क्या? कुछ नहीं। महाभारत देख ले, महाभारत में देखे बस ना, धृतराष्ट्र बैठे रहते, धृतराष्ट्र अकेला काम करे है, कुल गुरु कृपाचार्य सुने हो बसते है नहीं, ओकर लइका मन के गुरु द्रोणाचार्य हे, राज पंडित बोल सकते हैं आप, वैसी कुछ कहानी है। तो पहला नाम है घोड़ो महादेव, लिखते चलेंगे, घोड़ो महादेव नाम में लिखना है। प्रमुख व्यवस्थापक, मैनेजर है ये, आज के रेट में मैनेजर कह सकता है, मतलब पूरा एडवाइस करने वाला कौन, घोड़ो महादेव। नाम है आदमी के, एक घोड़ो महादेव मत कभी, घोड़ो महादेव व्यक्ति का नाम है, और ये बिम्बा जी का क्या था, प्रमुख व्यवस्थापक था। एडवाइजर बोल सकते हैं, मेन एडवाइस करने वाला कौन, जैसे धृतराष्ट्र एडवाइस करे कौन, भीष्म पितामह एडवाइस करे नहीं, देखियो बस मुकेश खन्ना तन 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 नाम है, क्या कर रहे हो धृतराष्ट्र, तुम कहा था, धृतराष्ट्र का हो गए, पितामह किन्हीं का है। अब तू मन कहाँ देखो, आज के लड़का बी आर चोपड़ा को महाभारत ला भुला गे हो, हम मन देखथन तो लागथे कि सही मुही कृष्ण है, नीतीश भारद्वाज, आखी मुंथन तब दिखते कृष्ण भगवान साकार रूप में नीतीश भारद्वाज के रूप में प्रकट हो चुके हैं। तो पहला नाम है क्या, दूसरा नाम है मसार इल्हे, हाँ नाम लिखा था, हड़बड़ाना नहीं है, मसार इल्हे घोड़ो महादेव का सलाहकार है ये। अब ये भी किसी सलाह लेगा ना कि अकेला लेन में महाराज मैं कहा था तो इसने कर दे, वो का रोकरो को ही बॉडी काट जाने, तो ये किसका सलाहकार है, घोड़ो महादेव का सलाहकार है। नेक्स्ट नाम है अगला, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ऐसा उपाध्याय नहीं लिखना है, उपाध्याय बोल रहा हूं, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, राज पंडित या राजगुरु लिख सकते हैं, कुल गुरु कृपाचार्य टाइप के, कोई ना कोई एडवाइस करने वाला धार्मिक कार्य में तो होना चाहिए ना, तो वो है कौन, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये राज पंडित था। तीन नाम। अगला नाम है माधो रामचंद्र मजूमदार, माधो रामचंद्र मजूमदार, ये व्यक्ति का नाम है। इनका काम है लेखा विभाग, अकाउंटिंग होते ना हर डिपार्टमेंट में एक जने अकाउंटेंट का, हाँ तो लेखा जोखा करने काम का करे माधो रामचंद्र मजूमदार। नेक्स्ट नाम है कृष्णा जी मोहिते, कृष्णा जी मोहिते, मोहिते राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये हेड था, उससे संबंधित था। राजस्व विभाग का अधिकारी था कौन, कृष्णा जी मोहिते। अब जो तीन नाम ले रहा हूं वो सैन्य विभाग के हैं, तीनों नाम लिख लीजिए, फिर लगा के जैसा भी सैन्य विभाग लिख लीजिएगा। पहला नाम है नीलू पंडित,
नीलू पंडित, 3 नाम ले रहा हूं कंटिन्यू, सैन्य विभाग से रिलेटेड है तीनों नाम। नीलू पंडित, दूसरा नाम है कादर खां, वो वाला नोहर है, कादर खां वो वाला नोहर है ना, एक्टर वेक्टर नोहर है। और तीसरा नाम है महाड़ी, महाड़ी कादर खां और नीलू पंडित, ये तीनों के तीनों संबंधित है किससे? सैन्य विभाग से। नेक्स्ट अगला नाम है वो है आपका रामचंद्र बख्शी, वजन के वा छत्रिक्षा, रामचंद्र बख्शी, रामचंद्र बख्शी, ये था क्यू प्रमुख। अब कोई विभाग रहा होगा, इसको मैं डिकोड नहीं कर पाया भाई क्या है एक्चुअल में, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ एकेडमी में क्यू प्रमुख, कोई विभाग रहा होगा, उसका अर्थ क्या है मेरे को भी नहीं पता है। तो ये कुछ नाम है जो लेके आए थे कौन? इनके सहयोगी थे। मतलब जब बिम्बा जी शासन संभाल रहा था यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो इन लोग उनके शासन प्रशासन में कोई सेना विभाग संभाल रहा था, कोई लेखा विभाग संभाल रहा था, कोई राजस्व विभाग संभाल रहा था, कोई इसका मुख्य सलाहकार था, उसका और सलाहकार था, ऐसे कुछ कुछ नाम है। मेंस में जब ये 100 वर्ड्स में आगे बढ़ेगा तब लिखना है, और बाकी वो काम का जो नाम लिखवाए वो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए नहीं है। ठीक, ये जानना है आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कौन? बिम्बाजी राव। समझ गए? आगे बात कर रहा हूं। अब सूबा शासन चला, सूबा शासन छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का एक सूबा कहलाया। अवधि क्या है? 88 से 1800। यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा, सूबा शासन क्या था, ऐसा प्रश्न आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर आपको मिला होगा उसमें मिलेगा, आगे चल के नहीं देखे होंगे तो जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे तब आएगा। सूबा शासन, पहले तो ये जानना है कि ये सूबा शासन क्या था, पहला क्वेश्चन यही है। फिर अब व्यवस्था रही होगी तो कोई ना कोई उसका मुखिया रहा होगा, तो प्रमुख कौन था? अब प्रमुख जो भी होगा XYZ जो भी है, जो भी प्रमुख होगा इसको कोई ना कोई अपॉइंट करेगा, क्योंकि ये तो खुद राजा है ही नहीं है, राजा का प्रतिनिधि है, तो उसको नियुक्ति कोई ना कोई देगा। फिर इसका कार्य है, कुछ ना कुछ राजा इसको दायित्व दे के भेजा होगा कि क्या करना है, काम काज करना है। और फिर उसका अधिकार और अधिकार क्षेत्र है, क्या अधिकार मिला हुआ है या किन क्षेत्रों का शासन इनको संभालना था, तो इस पॉइंट में बांटना है। पहला तो जानना है, आप समझ गए होंगे, सूबा शासन नागपुर राज्य के अधीन छत्तीसगढ़ एक सूबा नामक इकाई के नाम से जाना गया। सूबा शासन का मतलब यही है, नागपुर राज्य के अधीन छत्तीसगढ़ एक सूबा नामक इकाई के नाम से जाना गया। अवधि लिख सकते हैं 1788 से 1818। अब कौन शुरू किया, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूं। शुरुआत करता कौन? व्यंको जी। इस व्यवस्था को जिन्होंने शुरू किया वो है व्यंकोजी राव भोसला। ये भी अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो बता सकते हैं कि नागपुर राज्य का व्यंकोजी भोसला ने इस व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया या इसकी शुरुआत की। हाँ, कॉपी चेक कर रहा था तो शुरुआत ऐसे लिखा जाता है, महात्मा हो ऐसे लिखना है, शुरुआत बोलते हैं, वात नहीं बोलते हैं। आधा जने तो ऐसे लिखे, ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये राइट है, शुरुआत होता है, ऐसे लिखना है। कई सब कोई इसने लिखे है, सब कोई गलत है, वो लिखना वैसे होते, शुरुआत बोला जाता है, उसको वात नहीं कर देना है। तो शुरुआत जिन्होंने की वो है व्यंको जी। अब जानना इसमें आगे की कहानी। तो सूबा शासन क्या था समझ आ गया आपको, वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नागपुर राज्य के अधीन छत्तीसगढ़ सूबा नामक एक प्रशासनिक इकाई के नाम से जाना गया, जिसकी शुरुआत व्यंको जी भोसला ने की थी। वहीं पर बता सकते हैं सूबा का कार्यालय क्या था, रतनपुर था, यही जानते हैं आप। फिर इसका प्रमुख क्या था? प्रमुख सूबेदार। सूबा का जो प्रमुख है सूबेदार ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है, ये सही है।
बड़ा सू लगाना है, नानचन सू लगा दे हंसते है, बड़े सू है, सूबेदार, सुबह भी लिखबे तब बोल बड़ा सू लगावे। अधिकतर जन नान नान, मात्रा में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सामने वाला चेक करते तो इंडिकेट नहीं करे, टप ले काट दी, समझ नहीं तान कहा था समला यहाँ दे, नंबर ही नहीं दे, लेकिन हम एकदम सही लिखे हैं। मात्रा कौन देखती है, मात्रा ही सबसे ज्यादा जरूरी, राइटिंग नहीं बने मैं मानता हूँ, नहीं माना तो बता तहु एक आध बार देख बाद मान जबे, 3 घंटा में राइटिंग ला देखबे तो क्वेश्चन ला देखबे, बता मैं भले तो अभी बांट बांट के पढ़ा दे हूँ, लेकिन ये केवल अभी बार सही लागी तोला, एग्जाम हॉल में जाबे भुला जाबे का केरी समला तो यादे नहीं आते, जतर कतर लिख देते हैं, ओकरे से कहा ना प्रैक्टिस कर लेबे, अभी पेपर तो वही दिन भर देगे, दिमाग में एक फॉर्मेट सेट हो जाए, मेंस कभी लिखे तो दिमाग में कुछ रहे, पता चले लेन हम लिख देंगे कि के जा खुद लिखा का गए, नहीं ना ओकरे वही दिन भर बताया जात तोला, पेपर ओकरे से अवेलेबल करा हो, एक बार नहीं लिखना होला, जब जब मन लागे तब तब लिखते हैं, हर बार तो अलग अलग वर्ड मिली, हर बार और देख के लिख दे उच वर्ड मिली, पता चले पिछले बार कल फिर देख के लिख दे, फिर दिख के लिख दे, हम तो हर बार लिखा लेकिन कहूँ नवा शब्द नहीं मिला हमला, संभव है ही नहीं है ऐसा। आप जितने बार लिखेंगे उतने नए नए तरीके से लिखेंगे, नया नया प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ आपको, अभी समय है आपके पास, आप कम से कम अक्टूबर नवंबर तक भी लिखेंगे ना बहुत है, और तैयारी केवल 1 महीना खे, अगर क्लास अच्छा खत्म हो गए तब पढ़े की जरूरत ही नहीं पड़े, 3-4 सब्जेक्ट थे प्रीलिम्स निकाले बर, एक तो छत्तीसगढ़ जान रहे थे बैकबोन है, नहीं बिना छत्तीसगढ़ के नहीं निकले, मैं तो पहले बता देता हूँ, मोर एकर से निकलते काबर छत्तीसगढ़ बढ़िया है, और कहीं अच्छा नहीं है, बस छत्तीसगढ़ बढ़िया है, एकर से निकल जाते। करेंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाला इंसान, मैगजीन तैयारी नहीं करबो तब बोल पढ़बो, ऐसे नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं, आम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, देश दुनिया में का चला थे अवेयरनेस के विषय है ना, ते तैयारी कर चाहे मत कर, आज हमारे देश एक से पीछे और सब गुटखा खा के एक से घूमत, जे दिन वो न्यूज़पेपर पढ़े शुरू कर दी ना, वो दिन वो गुटखा से मोह भंग हो जाये, नशा कारण नहीं है ना, तो दूसरा नशा एक्सटर्नल तो ले लागी, मन पिया थे गुटखा खाते, जे दिन वो अर्थव्यवस्था का नशा चढ़ गए, प्रशासन के नशा चढ़ गए, और गुटखा भाई अभी नहीं चढ़े, तेकर से गुटखा मन के नशा बने लागते, जे दिन वो सत्ता का नशा चढ़ जाही ना, वो दिन देखे नेता मन अधिकतर मतलब गुटखा खात रहते हैं, बोला सत्ता का नशा है, काबर मोदी देखे गुटखा खाते, योगी सुधांशु त्रिवेदी, वो मतलब सत्ता का नशा है, वो मन जाना थे हर चीज के अलग अलग नशा होते, न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, मैं शुरू क्लास से बोला था, तैयारी कर मत कर, डेली न्यूज़पेपर आपके रूटीन में होना चाहिए, बस थोड़ा बच के पढ़ना है, हरी भूमि नई दुनिया के नहीं उठा लेना है, पता चले पेज खोले पूरा खूने खून दिख रहा है, फ्रंट पेज में वही रहता है, आधा वो लोकल सिटी का वो न्यूज, फलाने फलानी उड़ाक ले गए, उड़हरिया भागे, दोनों ये न्यूज देते घबरा गए, बाप रे कतका क्राइम होती यहाँ, मन उड़ाक भाग जात, हम लोग टूरिस्ट नहीं मिला थे, जैसा न्यूज पढ़ेंगे वैसी तो मनोदशा होगी ना, तो न्यूज भी पढ़ना है तो इसका मतलब ये नहीं पता चले एकदम लोकल वाला नई दुनिया धर के आ गया है, सर हम तो बने दे रहे ओमे पूरा फोकट न्यूज रही, एकदम लोकल न्यूज जेकर कोई कनेक्शन है नेशनल इंटरनेशनल इशू से, तो पढ़ना भी है तो हिंदी मीडियम के पत्रिका, नव भारत, दैनिक भास्कर ऐसे पढ़ ले, अब इंग्लिश मीडियम के मैं थारों तो बता नहीं सकूं, अब पढ़े जी नहीं जानू काला में, द हिंदू आते, टाइम्स ऑफ इंडिया आते, लेकिन अब वो हम नहीं जानते कदे बने, तो न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक मंथली मैगजीन आपके रूटीन में होना ही चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल पर, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आता है, क्रॉनिकल आता है, एटलीस्ट प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा जा सकता है, पढ़िए, निबंध में काम आएगा भाई, आधा लोग सोचते ले निबंध के हम बुक खरीद के ले आवो तो नहीं हो जाएगा, तो बुके में होती तो फिर सबसे पहली जो शुरू साल के तैयारी करते डिप्टी कलेक्टर नहीं होती इसका, हम नहीं पढ़े वन पुस्तक छला बैठे नहीं दिखा, तो पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, तो आपको एक मैगजीन रख लीजिए मंथली, राज्य सरकार तो बढ़िया जनमन निकालती है, कोचिंग लाता है, वहां से जनसंपर्क से उठाइए ले जाके पढ़िए, अब हर चीज को भी पढ़ते मत बैठे रह जाना है, उसमें खैर एकदम रेलेवेंट न्यूज दिया रहता है, जैसे अभी महतारी वंदन का डिटेल दिया गया है, किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना का डिटेल दिया गया है, इस बार निबंध में आएगा ही महतारी वंदन योजना, इसने डायरेक्ट नहीं आए, महिला सशक्तिकरण के रूप में आई,
बजट का पूरा डिटेल दिया गया उस इस जनमन में, अभी देखे होंगे जो अभी रिलीज हुआ है। ओपी चौधरी जी बैक खड़े धर के खड़े है और में पूरा बजट के डिटेल है। बजट तोला पढ़ ले, वो अभी एक बार के निबंध है आही बजट में, और जो मेन टारगेट रखे अपन 4 स्तंभ प्रश्न पूछेगा और निबंध वो कहाँ से आ सकेगा बता। अब तोला भी बजट नहीं समझ आई, लेकिन छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पढ़े के बाद सब समझ आ जाएगी, बजट का होते कैसे होते सब चीज समझ जबे थे। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो अभी पढ़ा जा सकता है ना। देखिए मैं कल भी बोला था, आप अपने दम पे ही सिलेक्शन लेंगे, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, कोचिंग के बुध में नहीं रहना है। पता चले कोचिंग तो और बुध में है, लड़का पढ़ी तब हमार नाम आई और लड़का सोचा कोचिंग पढ़ाई तब हम सेलेक्ट हो जाबो, नहीं। तो थोड़ा से अपन तरफ ले धीरे धीरे देखो, तैयारी एकदम एक नहीं हो एक के बार में। एक मतलब समझा तो एक बार में नहीं होता है, तैयारी होता है। ये कॉलेज वालेज के एग्जाम होने ना, हम तो एक रात में पढ़ के पूरा 5 मिनट में से 4 लिख के आते हैं, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में चला सकते। फिर एक दिन में पढ़ के जाकर मेंस या फिर प्रीलिम्स निकाल के दिखा दे। धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा कुनबा जोड़ते चलेंगे, तब भानुमति महल तैयार होगा। अब आप बोल रहे हैं कि हम कुनबा नहीं जोड़ेंगे सीधा भानुमति महल को देखेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। समझ रहे हैं, पढ़ना है धीरे। छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको रखने के लिए, धुर्रा फांकने के लिए नहीं दिया गया है। पता चले रख रहे हैं देरी धुर्रा, कुछ में से फांक रहे हैं, ये तो धूल जम गए, फिर साफ करा था फिर धूल जम गए, और पलटना है डेली तब वो में धुर्रा नहीं जमे। लिखना है बोला, कम से कम जियोग्राफी पढ़ डाले ना दादा, बाकी नहीं पढ़े, जियोग्राफी पढ़ डाले है ना। जियोग्राफी को लिखे जितनी बार हो सके। मैं पहले बोला हूँ, कॉपी किताब एकदम स्पेशल खरीदने की जरूरत नहीं है, रफे कॉपी खरीद ले भाई, उतना ही स्पेस रखे मेंस में, तो एकदम ज्यादा खर्चा करे की जरूरत नहीं। रफ कॉपी में बहुत सारा पेज भी रही, आराम से एक ठन में निपटा देवे थे पूरा जियोग्राफी। लेकिन प्रयास करबे तब, और नहीं करबे तब का कर सकथन, बता सकथन तो बोले सकथन, धर के हाथ लाइसने लिखना है कि तो नहीं बता सको मैं है नहीं। वो तोर मर्जी, अब तोर इंटरेस्ट रही तो लिखबे, नहीं रही गए। तो नियुक्ति कौन नियुक्त करता था? अधिकारी होता था सूबेदार, इसकी नियुक्ति करता था कौन? नागपुर का राजा। जो राजा होता था नागपुर का, वो सूबेदार की नियुक्ति करता था। फिर कार्य क्या है? तो सूबा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, मेन दायित्व था इनका कि सूबा की व्यवस्था को संभालना। तो सूबा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता था, या प्रशासन का संचालन करने का दायित्व था, कार्य था किनका? सूबेदार का। अधिकार क्षेत्र तो संपूर्ण सूबा, मतलब सूबेदार कहाँ का अधिकारी था? सूबा का। तो संपूर्ण सूबा क्या था इसका? अधिकार क्षेत्र था। अब इसको क्या क्या अधिकार मिला था, ये मुद्दा है। क्या क्या अधिकार मिला था? तो आपको बताया गया है कि इसको सैनिक असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, है नहीं। सैनिक मतलब सेना से संबंधित गतिविधियों पर भी ये काम कर सकता था, और असैनिक कहने का मतलब नागरिक, सिविल। तो नागरिक यहाँ के लोगों से संबंधित गतिविधियों पर भी ये काम करता था। सेना से संबंधित एवं नागरिकों से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता था कौन? सूबेदार। एक है। दूसरा पॉइंट है दीवानी और फौजदारी। दीवानी मतलब राजस्व, दीवानी कहने का मतलब राजस्व, और फौजदारी मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल एक्टिविटी ना, हाँ आपराधिक लिख सकते हैं। तो राजस्व एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का इनको अधिकार प्राप्त था। क्रिमिनल के एक मतलब आपराधिक है, आपराधिक एवं राजस्व मामलों की सुनवाई का इनको अधिकार था। सैनिक तथा असैनिक मामलों की सुनवाई को इनको अधिकार था, ये इनका अधिकार था। फिर इस व्यवस्था की छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने किया है आलोचना, निंदा की है। आलोचना के एक मतलब आलोचना नहीं समझ लेना है, निंदा समझना है। निंदा करे, व्यवस्था के विरुद्ध में बात किए हैं यहाँ के इतिहासकार, क्योंकि ये कोई राजा नहीं था, ये था एक प्रशासक। मतलब बताए हैं इतिहासकार कि यहाँ की जो रेवेन्यू थी वो ये कलेक्ट करता था और भेज देता था किसको? नागपुर को। अब ये पैसा यहाँ से कलेक्ट किया और भेज दिया नागपुर को, अब खर्चा करना है इसको, तो ये स्वतंत्र है नहीं है, कमा भले से यहाँ से रहा है, लेकिन खर्चा यहाँ वो कर नहीं रहा पर्याप्त मात्रा में। अब कोई आदमी इंडिपेंडेंट होगा, वो कमाएगा उतना उड़ाने की कोशिश भी करेगा,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। कल के डेट में आप डिप्टी कलेक्टर बने, इंडिपेंडेंट हो गए, अभी डिपेंड है बाबू जब का 5,000 7,000 दे तो 21 में सीमेंट के जीवन है नहीं, ओकले ज्यादा जा नहीं सकते, बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। हम बियॉन्ड जाने के लिए बर्थडे लाना पड़ेगा, नहीं संगवारी बर्थडे लाना पड़ेगा, तब बात बनेगा। फलानी बर्थडे है, पैसा दे मोला, वो गिफ्ट देना है, या तोर बर्थडे है ओमन मोल गिफ्ट दी ते और पैसा दे, पार्टी देना है। तो बियॉन्ड कब जाएंगे, जब कुछ विशेष परिस्थिति बनेगी तब। अब ये यहाँ का प्रशासक है, जितना इनकम अर्जित करता था ये नागपुर राज्य को भेजता था, मतलब इसका हाथ बंधा हुआ है, ये ज्यादा खर्चा, जैसे आपका हाथ बंधा हुआ है, आपको मिल रहा है उतने में सिमट के रहना है, लेकिन कल के डेट में आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के पद पर चयनित, आएगा सैलरी, किसकी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बक बका खर्चा कर आन दे चल लेके जा, नहीं है आही तुरंत वही हाथ ऐसे रिटर्न मार देते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट होते लाइट है टॉर्च वार्च के, ऐसे मिरर विरर में रख के होती ऐसे पर ही हमें, और टप ले पैसा इतनी जाही नहीं। जब सक्षम हो जाएंगे तब, अब ये सक्षम नहीं है, अपन तरफ अपन तरीका समझ सकते हैं किसको, सूबेदार को, ती है रसो सूबेदार, बाबू जो पैसा दे तो इनकम है, और वही इनकम में तोला खर्चा करना है। मतलब सूबेदार को नागपुर राज्य से जो पैसा मिलता था उसी में क्या करता था, वो यहाँ की व्यवस्था को संचालित करता था। मतलब वो मुंह खोल के मांग भी नहीं सके कि मोले बारी ज्यादा पैसा है, जब का पैसा मिले है उतनी में व्यवस्था के संचालन। अब कमा भले यहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ खर्चा करने के लिए उसको पूछना पड़ रहा है किससे, राजा से। तो बोले ऐसे में तो फिर लोगों के यहाँ हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है, उनका फाइनली शोषण ही हो रहा है। तो बोले इतिहासकार की यह जो व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ के शोषण का कारण बना। समझ गए, शोषण का कारण क्यों बना, क्योंकि सूबेदार जो है वो प्रशासक होता था, राजा नहीं था, और यहाँ से ये राजस्व वसूल के नागपुर राज्य को भेजता था, फिर नागपुर राज्य से संबंधित पैसा इसको आता था यहाँ के खर्चों के लिए, तो शोषण का कारण बना। इसको बोले इतिहासकार एक टर्म्स दे के आलोचना किए, ठेकेदारी व्यवस्था। मराठा बोले सूबा व्यवस्था, यहाँ की इतिहासकार मन के है ये सूबा उबा नो हरे ठेका ले मना, कौन सूबेदार है बेसिकली, कौन ठेकेदार, उसको वहां राजा जो है वो ठेका दे भेजा है कि तो शासन करना है, वहां पैसा वसूलना है, हम अल्लाह देना है, यही काम है, तो बस पैसा वसूल दे, पैसा वसूल दे, कहीं चलना चाहिए। तो बोले कि ये ठेकेदार भी क्या करता है, अपने लाभ के लिए ठेका लेता है, उसको लोगों के मजदूरी का लेना देना नहीं है। 100 रुपये में भी मजदूर मिल जाएंगे, 150 रुपये में भी मजदूर मिल जाएंगे, तो मजदूरी करवाएगा लेकिन लाभ अपना देखेगा। वैसी कहानी इतिहासकार बोले कि सूबा व्यवस्था शोषण का कारण था छत्तीसगढ़ के, परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ की सामाजिक स्थिति में क्या हुई, गिरावट हुई। अब लोगों के पास पैसा कम होगा तो असमानता तो आएगी ना, गरीबी अमीरी जेल कथा से है। अब जो बेचारा मजदूर वर्ग है उसके पास पैसा ही नहीं हो, कमा दे रहा है किसको, टैक्स के रूप में मराठों को, तो आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, कमजोर। तो आर्थिक असमानता का कारण बना, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं, शोषण का कारण बना, आर्थिक असमानता का कारण बना, सामाजिक स्तर में गिरावट आई, ठेकेदारी व्यवस्था के रूप में इस व्यवस्था की आलोचना की गई। ये सब लिखना है, जब पूछेगा सूबा व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में नहीं था, एक शब्द में बता देना है, कारण बता देना है, जो बोल दिया हूं मैं कि सूबेदार को दायित्व दिया जाता था प्रशासन के साथ साथ यहाँ से राजस्व की वसूली, और उसको नागपुर राज्य को भेजा जाता था। समझ गए, हाँ। तो ये पूरा सूबेदार है, लिख के देखिएगा, 100 वर्ड्स में लिखिएगा, 60 वर्ड्स में लिखिएगा, 30 वर्ड्स में, जो जो क्वेश्चंस अपने तरफ से भी फ्रेम करना है, पता चले जब किस प्रश्न दे चला नहीं लिख पा, पहले वो लिखाई तब ना फ्रेम करबे, दिमाग दौड़ाना है, लिखेल दे हो तोला, पढ़े बर नहीं दे हो, पढ़ेल दे हो तो मैं जाना था, पढ़ेल देवे तुरंत मुंह फाड़े शुरू हो जाते, एक पुस्तक ला धरे 2 मिनट में जब हाथी आग शुरू, लिखे में तो बैठे चला लागी या खड़े हो चला लागी, पोडियम वोडियम में डेस्क बनाया हो बस्ते में, और खड़े हो या बैठे से मतलब बिना कॉन्सेंट्रेशन के लिख नहीं सकत, अब लिखवाही एला यही है। अब ये कॉन्सेंट्रेट हुई तब ये काम करने वाला है कि कोई यहाँ देखा था रहते थी, सोचा तरह लिख भी डर थे, वो मल्टी टैलेंटेड वायरस से हुआ सहस्त्र बुद्धे नहीं गा, 3 इडियट के जो इतनी होती देखा सोचा तब वो लिख डाला थे, वो टैलेंट नहीं है तुहर मन का, बोमन ईरानी नहीं बन जाना है, जो टैलेंट है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप यहाँ सोचेंगे वही लिखेंगे,
तो लिखने के लिए ट्राई करना है थोड़ा से। ये था सूबा व्यवस्था। इसी सूबा व्यवस्था में शुरू हुआ क्या, परगना। परगना शुरू हुआ था 1700, ये बताया गया है आपको। परगना व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1790 में। क्या था ये, तो पहले तो यही जानना है कि यह जो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था थी। सूबा क्षेत्र को परगनों में विभक्त किया गया था। विकेंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन की एक व्यवस्था है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था थी जिसमें क्या किया गया था, सूबा क्षेत्र को परगनों में विभक्त या परगनों में बांटा गया था। फिर प्रमुख पर बात कर लीजिए। परगना का प्रमुख तो कौन होता था, तो प्रमुख के रूप में देखें तो कमाविसदार होता था परगना का प्रमुख, ये पढ़ चुके हैं आप। अब फिर वही कहानी जो सूबेदार के लिए देखे, क्या देखे, इसकी नियुक्ति कोई ना कोई तो इसको अपॉइंट करेगा ना, कमाविसदार की नियुक्ति, फिर इसका कार्य, फिर इसका अधिकार क्षेत्र या अधिकार, क्या क्या अधिकार इनको दिया गया था। तो पहला पॉइंट जानना है, परगना 1790 में सूबा शासन के अंतर्गत विकेंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में शुरू की गई थी। आप उस सूबेदार का नाम भी लिख सकते हैं, विठल राव दिनकर इस व्यवस्था के जनक हैं या जिन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत की है। ठीक, कब की है, तो 1790 में। प्रमुख में है कमाविसदार। सूबा जो परगना का प्रमुख अधिकारी होता था वो कहलाता था कमाविसदार। अब क्या कहानी है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता था, सूबेदार। परगना के अधिकारी कमाविसदार की नियुक्ति सूबा के सूबेदार के द्वारा की जाती थी। कार्य क्या था, तो जैसे सूबेदार का काम है पूरा सूबा में प्रशासन चलाना, वैसे कमाविसदार का काम है पूरा परगना में प्रशासन चलाना। परगना में प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन, और मैं बोला था प्रत्येक कमाविसदार स्वतंत्र होता था, इंडिविजुअल है सब के सब, सबकी उत्तरदायित्व तो किसके लिए है, सूबेदार के लिए। जैसे सूबेदार का उत्तरदायित्व तो नागपुर के राजा के लिए है, वैसे ही कमाविसदार का दायित्व तो किसके लिए है, सूबेदार के लिए। अब जो सूबेदार को काम मिला हुआ है वही काम इसको मिला हुआ है। याद होगा, पंचायत पढ़े हैं, भुला गए होंगे। जिला में होता है कौन, मुखिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको बोलते कलेक्टर। इसको अगर पावर मिल जाए न्याय सुनने का, राजस्व मामला, दीवानी मामला, तो उसको बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी बोला जाता है। अगर उसको पावर रहेगा ही ना, क्योंकि रेवेन्यू का हेड कौन है, कलेक्टर है जिला में, और इसको रेवेन्यू मामला सुनने का अधिकार है, तब वो डीएम कहलाता है। लेकिन पैसा जब कलेक्ट करना होता है तब कलेक्टर है। कलेक्टर नाम एक सिटी पर है, अंग्रेजी नाम है, पैसा कलेक्ट करे। पैसा कहाँ लावे, रेवेन्यू से। वो टैक्स होता था, अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स लेते थे, उस टैक्स को कलेक्ट करने का काम होता था जिला में किसका, कलेक्टर का। तो कलेक्टर के नीचे आपको बताया होगा अतिरिक्त कलेक्टर होता है, अतिरिक्त कलेक्टर के नीचे संयुक्त कलेक्टर होता है, उसके नीचे अपर कलेक्टर होता है, और अपर कलेक्टर के नीचे होता है डिप्टी कलेक्टर। मैं बीच के बाकी सबको छोड़ दे रहा हूँ, जिस पद के लिए आप तैयारी करें उसके बारे में बात कर रहा हूँ। डिप्टी कलेक्टर होता है। अब इसको पूरा जिला संभालने का दायित्व राज्य सरकार ने दिया है, तो ये जिला संभालेगा तो अपने सब ऑर्डिनेट के माध्यम से ही संभालेगा ना, मतलब उनके नीचे जो और पदस्थ अधिकारी है उनका सहयोग लेगा। अब डिप्टी कलेक्टर को क्या करेगा, अब इनका सहयोग ले रहा है तो इनको सत्ता देनी पड़ेगी ना, पावर देना पड़ेगा तब ना सहयोग ले पाएगा। अब बोले मोला मिले सब पावर ला, मैं ही देखूं जाते काम करवे, का काम करियो, गोबर भी नहीं जाए, कुछ ना कुछ तो पावर बताओगे कि तुमको ये काम करना है। उसको आप लोक प्रशासन पढ़े नहीं पढ़े, हाँ लोक प्रशासन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर बोला जाता है। जब पावर जो है अधीनस्थों को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सत्ता का प्रत्यायोजन। तो पावर जब कलेक्टर को मिला है तो पावर किसको देके रखा है, और अपने अधीनस्थों के माध्यम से पूरा सत्ता को या पूरा जिला को वो संभाल रहा है। अब सूबेदार को पावर मिला हुआ है पूरा सूबा को देखने का, लेकिन सूबेदार किसको नियुक्त कर रहा है, परगना के अधिकारी कमाविसदार को, तो वो कमाविसदार को कुछ ना कुछ पावर तो देगा ना। तो सत्ता का प्रत्यायोजन यहाँ पर भी था, और वो जो पावर सूबेदार को मिला था वही अधिकार इसको परगना के लिए मिला था। क्या क्या अधिकार मिला था, सैनिक असैनिक,
मतलब कमाविजदार को अपने परगना से संबंधित सैनिक तथा असैनिक अधिकार प्राप्त थे। दीवानी फौजदारी मामला को भी ये सुनता था। मतलब आप पूरा लिख सकते हैं जो सूबेदार का लिखे, समझिए। आया हुआ है कमाविजदार, पहली क्लास में बोल दिया, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए नहीं बोला हूँ। कोई ऐसे पुस्तक मिल जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ इतना वृहद दिया होगा तो मेरे का बताना, मैं नतमस्तक हूँ, फिर उसके सामने दंडवत प्रणाम करूंगा एकदम घोलंड की। ऐसे कोई पुस्तक हो से पढ़ ले कहा तो ध्यान से, साथ साथ लिख ले, क्योंकि ऐसा कोई पुस्तक नहीं बना है और ना बने, वो भी समझ ले। मैं ऐसी कोई भी लोकल बुक से उठा के नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने भी हैं ऑथेंटिक बुक है, ग्रंथ एकेडमी पूरा पब्लिकेशन है मोर का। नवा आइटप ले खरीद लो, अब नहीं आया, 18 बाद से बंद, 18 पहले मैं बताया था तो मैं 13 तैयारी कर रहा हूँ, तब तक तो मैं 6 ठन मेंस लिख दे रहे हूँ 18 तक। तो मोर का पुस्तक है वही मतलब पढ़ के पढ़ा था मैं, एती ओती कंटेंट नो हरे। और जैसे प्रश्न के प्रकृति ये मत सोचे प्रश्न आते होकर बाद अपन अपना मूव कर लेते का, ऐसे नहीं है। पहली से अब ज्यादा मेहनत करोगे तो दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है ना, हाँ तो वो आ जाता है। अब इतना पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आता होगा दिमाग में कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है अपने लिए। मैं कभी ऐसे पढ़ा नहीं हूँ 2013-14 मेंस के बाद, लेकिन 14 मेंस देने के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है 3 महीना के अंदर क्या घट रहा है और ऐसे का पॉइंट क्या हो सकता है। अभी तो बता ही देख ले दोनों ही, महिला सशक्तिकरण और बजट, 4 ऐसे आता है, 2 लिखना है, देख ले पेपर उठा ले, होना है जून में, मिड जून में आई कुछ मिल जाए। तो पिछले बार प्रेडिक्शन रही कि राम वनगमन ही आए थे, और पिछले बार प्रेडिक्शन रही से छत्तीसगढ़ ओलंपिक हुआ है। अब वो गतिविधि घटेगा, अनुभव है यही और कुछ नहीं है भैया, ऐसे मत समझ सर्वज्ञ रहेगा, ऐसे नहीं कहा भैया अपन अपना अनुभव के हिसाब से तर्क दे रहा हूं मैं कि अब एक्सपीरियंस है कि हाँ क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे वही बनेगा जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच की घटना होगी, उसके बाहर क्या ऐसे बनेगा। ऐसे तो नहीं है कि कोई पुस्तक से ऐसे आ रहा होगा, वो जो घटना है वही तो ऐसे है यार। और ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है, अवेयरनेस है बेसिकली। जितना हम रिटर्न कर रहे हैं लिख रहे हैं मेंस के लिए वो अवेयरनेस है। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, ऐसा नहीं नौकरी करने के लिए पता होना चाहिए, प्रशासक के रूप में आपको पता, क्योंकि आप स्टेट सर्विस से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर आपको, और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है, आप पढ़े होंगे सी सेट में। कहीं अगर हमको निर्णय लेना है, निर्णय निर्माण क्षमता, तो उसके लिए हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हमको डिस्टर्ब करता है। अगर वो एटमॉस्फेयर अच्छा रहा तो हम अच्छा निर्णय लेंगे। अब आपको नॉलेज रहेगा, किसी की जरूरत पड़ेगा। नेता लोग के होते हैं सचिव वचिव, कभी सुने हैं कलेक्टर का कोई सचिव है? कलेक्टर खुद सर्वज्ञ है, वो सब चीज पढ़ा है, भूगोल, इतिहास, संविधान, लन फन जितना हो सकता है देश दुनिया में सब पता, IR वाईआर उसको तो रखेगा नहीं। नेता का पता है, वो कोदो देख पढ़े, अनार क्या भी नहीं लिखे तब वो लोहा। ओला जरूरत है अब एक ऐसा वेत्ता हो जो भूगोल का ज्ञानी हो, संविधान का ज्ञानी हो, जो इतिहास भी जाने, ताकि जो निर्णय हो तो उस पर सभी का प्रभाव देखते हुए सही उचित डिसीजन लिया जा सके। आप पढ़ इसीलिए रहे, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन 2-4 साल पढ़े के बाद आप दूसरा टाइप का मानव बन के निकलेंगे। इस तैयारी से ऐसा निखरेंगे कि लगेगा उलुल जुलुल टाइप काम नहीं करेंगे, जैसे आजकल के युवा मन नाटक गाते ना रील्स वील्स बना के, हाँ वो हरकतों से नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको व्यक्तित्व इतना निखार देगा तैयारी, आप चीजों को तौल तौल के बोलना सोचना शुरू करेंगे। अभी भले इतने व्यवहार चल जाते उटपुटांग टाइप के, मैनेजमेंट कर याद है तो मन कोई काम के नहीं की, लेकिन कल के डेट में वही मैनेजमेंट पर जूस लाई। अरे रियलिटी है बता तो आवे सेलेक्ट होके लाओ सर्वर भूखे दो सर, ला मैडम ला जूस दो, सौरभे सर लाही कर जूस। पावर का ही तो मेन पूजा है यार, तुम समझ भी नहीं करे जीवन में, जिसके पास पावर है उसी की पूजा है। थला आदमी कोई पूजा उजा नहीं करे। हम वाला जूस नहीं पूछे, अभी 16 जूस पूछे हमारे सामने, ते खुश हो जो बाप रे हम एक ऊपर हो गए। नहीं वही दिन भर पढ़, कोई नीचा दिखाना है तेकर बर पढ़, कहीं पर कहीं तो मोटिव होना चाहिए पढ़े के, नहीं है फिर मत पढ़। ऐसे नहीं सोचना हम तो काकरों से जलन कूड़ा नहीं, असंभव। मानव जन्म ले है, कोई न कोई ऐसे प्रकृति हुई जो मानव के रूप में जेकर से तो बहुत चीज मचत हुई, और देखते ही एकदम खून पूरा 100 डिग्री में उबलत हुई, पटक के मार दो कार ऐसे लागत हुई है। हर के जीवन में विल मोटिवेट हो पढ़, कोई ना कोई कारण होना चाहिए पढ़े के, बिना कारण के पढ़ा था तब मत पढ़।
जा घर में जा, रजाई उठा और सूत जा, एसी वेसी चला गर्मी के दिन में, ठंडी दिन में जरूरत नहीं है। नहीं और का है जीवन में मानव तन मिले है, एक बार मिले है, जब का मेहनत करना है कर ले, लिखा जाही। आया समझिए। हाँ अब बात कर रहा हूं नेक्स्ट, ये तीनों चीज समझ आया आपको। मराठा शासन काल की कहानी, तो पहला बिंबाजी देखे आप, फिर सूबा शासन में दो चीज, एगेन्यू के बारे में आपको बताया था, ध्यान में होगा तो, एगेन्यू दूसरा ब्रिटिश अधीक्षक है, मेजर एगेन्यू, ये भी एक प्रशासक ही था। पढ़े हैं नागपुर में रेजिडेंट के अधीन शासन करने वाला कौन एक प्रशासक है, एगेन्यू। इसका शासन अवधि आप जानते हैं, शासन अवधि आपको पता है 1818 से 1825 तक इन्होंने अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ में सेवाएं दी। अगर इनके शासन काल के कार्य देखें तो एक आपको बताया गया प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने सुधारा यहाँ का। फिर दूसरा आप इसके समय की विद्रोही गतिविधि भी देखेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध होना ही है। आज के समाज में देख लेते हैं, हर समाज में विरोध है, जो अच्छा करता है जीवन में उसके खिलाफ कोई ना कोई खड़ा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ देख लेना, बेचारा कोई परिवार नहीं करती, नरेंद्र मोदी ट्रेंड करवा दे, मोदी का परिवार फिर आई सत्ता में, हर बार इसने उठपुटांग टाइप की गतिविधि हुई। 19 में चौकीदार चोर कर दे रही थे, मैं भी चौकीदार यही ट्रेंड करना शुरू कर दिया था, फिर आगे मोदी ये बार आई 500, हो सके 543 पार ना कर दे, नहीं अलग से साइड में पैरेलल एक नया सदन बना के बाकी जन लोग वहां बैठा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप है बोल रहे हैं, तानाशाही। तो जहां अच्छा गतिविधि होगा वहां विरोध भी होगा। तो विद्रोही गतिविधि आपको दिखेगा एगेन्यू के शासनकाल में। पहले मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, सबसे पहला प्रशासनिक कार्य इनका, इन्होंने अधीक्षक क्षेत्र का कार्यालय या मुख्यालय रतनपुर के बदले रायपुर को बनाया। पहली उपलब्धि इनकी, रतनपुर के हटा के अधीक्षक का मुख्यालय बनाया रायपुर को। फिर दूसरी उपलब्धि आपको बताई गई है, इन्होंने परगना व्यवस्था का पुनर्गठन किया और प्रशासनिक केंद्रीकरण के माध्यम से संख्या घटाकर 9 कर दी। तो परगनों का पुनर्गठन, अब केंद्रीकरण ही बोल सकते हैं आप, विकेंद्रीकरण बोलेंगे। परगनों का इन्होंने क्या किया, पुनर्गठन, और प्रशासनिक केंद्रीकरण के अंतर्गत इसकी संख्या इन्होंने 9 कर दी। फिर तीसरा आपको बताया था, जमींदारों से करवाया इकरारनामा, क्या है बता दिया था, एग्रीमेंट है। जमींदारों से क्या कराया, दस्तावेज में हस्ताक्षर करवाए कि आप जो है उत्पाती गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी जमींदारी को हम कब्जा मार देंगे, छीन लेंगे। और क्यों आया था तो मैं बताया भी था, सोना खान का जो रामसाय था उन्होंने क्या किया था, अधीक्षक क्षेत्र के 300 गांवों पर अधिकार कर लिया था। तो ऐसी गतिविधि आगे चल के भविष्य में ना हो, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया था, 1821 में, फरवरी 1821 की कहानी है, जमींदारी क्षेत्रों से इकरारनामा किया, वो जानना है। ये प्रशासनिक काम है इनका, इन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए कुछ कड़े रुख अपनाया, कड़े कदम उठाए, ये है। फिर विद्रोही गतिविधि, तो आपको बताया गया रामसाय का विद्रोह, इनके शासन काल के दौरान 1818-19 में रामसाय ने सोना खान से विद्रोह किया, रामसाय का विद्रोह। फिर दूसरा आप पढ़े हैं 1824-25 में इन्होंने परलकोट विद्रोह का दमन किया, परलकोट विद्रोह। यहां इन्होंने कैप्टन पीव की सेना भेजी, यहां इन्होंने कैप्टन मैक्सन की सेना भेजी, और इन सेना के माध्यम से इन्होंने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। इसके अतिरिक्त इंटरनल मैटर, ये तो एक्सटर्नल हो गया कि कम से कम सेना भेज के बाहरी क्षेत्रों को इन्होंने शांत कराया। इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध महर्षिया नाम का व्यक्ति था, नवागढ़ जमींदार परिवार से, सबके साथ होता है, आगे चल के अपने जीवन में भी देखिएगा आप बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, मजा लेंगे परिवार, तो गाड़ी धर के निकल गए, तो लगा पावर एक्सल में जाके आपको गाड़ी मिलेगा सरकारी, वो गाड़ी देके इन लोग निकल गए, आत्महत्या की कवर में जाना था तो बता भी हूँ, आप इतना मेहनत करके घीस रहे हैं चप्पल, और फाइनल में पावर आपको मिलेगा, उस पावर का मिस यूज करेंगे आपके घर के लोग, कोई पकड़ा गए तोरे घर के यहाँ, कहा थे हमारे भाई डिप्टी कलेक्टर है,
खाबे डिप्टी कलेक्टर देखबे नहीं तो आजकल देखबे ट्रैफिक पुलिस रोकथे तहन फोन लगाथे हमार बाबू डीएसपी है बाबुल धर क्या कहा थी। मिस यूज तो होना ही है, यहाँ पर भी मिस यूज हुआ। जमींदार परिवार के हैं करके थोड़ा बल मिल गया ना विद्रोह करने के लिए। जैसे हम ही लोग को बोल रहा हूँ, कोई अप्रोच में होता है बोल देते हैं ना एकदम उचकते हुए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर एक जन बोल फोन लगा दूसरा पता चले फोन ही नहीं उठाते। तो नवागढ़ जमींदार परिवार से थे महर्षिया। अब उचकना है हम जमींदार परिवार के ही के धर लिए इसको कौन एक्चुअल में हुआ यह था कि इनका पेंशन बंद करवा दिया गया था। एगेन्यू जब सत्ता में आया तो सोचा होगा कि राजस्व जो है वो खाली बेकार पड़ जा रहा है, उससे बढ़िया क्या किया जाए, जो सर्विस दे चुका है जितना मिल गया तो मिल गया, अब नहीं देंगे, अब पैसा हमारा राजकोष जो है वो सुरक्षित रहे, तब हम इनको लोगों की समृद्धि में खुशहाली में लोगों के विकास में हम खर्चा करें। तो बंद करवा दिया पेंशन को, पेंशन बंद करवा देते विरोध में आ गया, फिर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की, गिरफ्तार करवा लिया, मुकदमा चला दिया, आजीवन कारावास, फिर माफीनामा लिख के बेचारा। मैं तो इसने कहा तेरे मजाक करत होते हर के जीवन में, एगेन्यू सीरियस ले ली करत रही थी मजाक, फिर उसके बाद माफीनामा के बाद क्या किए, छोड़ दिए। एक गतिविधि आपको बताया गया है इसके शासनकाल के दौरान, सामंत भारती राहुल गांधी टाइप के आदमी नहीं का उलझुल जुलुल बात करना। रवीश कुमार नाम सुने हो बसते, समर्थक अमर्थक होते पत्रकार के एक जन, आए बाय वीडियो बनाना, हाँ वही हरे है सामंत भारती, मतलब शासन के विरुद्ध बोलने वाला आदमी था। एगेन्यू के विरुद्ध बहुत बात करता था। एगेन्यू एक दिन टेंशन में आ गया, टेंशन में आया, लगा टेंशन में आते थे हम ऐसे लोग को सोचते ना जो हमको टेंशन दिया है, लगा इसको टेंशन सामंत भारती दिया, इसको गिरफ्तार करवा दिया, और गिरफ्तार करवा के इसके खिलाफ मुकदमा चलवा दिया। जब मुकदमा चला तो इसको मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। पावर जिसका रहेगा उसी का ही सब चीज चलेगा। जैसे मोदी चला था अभी, सीबीआई ईडी सब मोदी के, सब जेती भागा थे, एडी वाला मैंने एती सब जगह छापा मारा। सुने कि भाजपा के गार्जियन विधायक के घर पड़े छापा, न पड़ने वाला है, जेकर पावर है तेरे मजा है जीवन में। हाँ तो हुआ यही, इसको धर लिए, मृत्यु दंड की सजा, ये भी माफीनामा लिखा, मुँह मजाक करते रहे कहा ऐसे तो ना बनेगा। एगेन्यू फिर इसका जो सजा है उसको आजीवन कारावास में, वो सामंत भारती है। ये सब गतिविधि एगेन्यू के शासनकाल की, समझे। हाँ एगेन्यू जब आएगा तो ये सब लिखना, प्रशासनिक कार्य लिखे बोले तो इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आगे कहानी है, उसमें से वो है आपका अधीक्षक शासन। जब चल रहा था तो अधीक्षक शासन के दौरान एक अधीक्षक हुए कौन, सैंडिस, और सैंडिस ने एक व्यवस्था लेके आई, इस पर मैं कल डिस्कस करूंगा। व्यवस्था था ताहूददारी, समझ आ गया होगा तो आपको ये क्या था ताहूददारी। ताहूददारी व्यवस्था ये था लैंड सेटलमेंट मैनेजमेंट था, भूमि प्रबंधन की एक व्यवस्था थी। आया यहाँ तक समझ। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, लिखते रहिएगा आप क्वेश्चन जो आपको मिला।